सो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 2. एज वी आर अवेयर कि ये चैप्टर थोड़ा हमारे लिए बड़ा चैप्टर है, राइट, इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, राइट. सो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपनी, इसमें मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स में लेके जाना चाहूँगी बिफोर आई गो हियर. सी देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग, यू कैन से मस्ट हैव गिवन एग्जाम वे बिफोर एंड एक आध अटैम्प्ट चला गया होगा या एक आध 6 महीने का ब्रेक लिया होगा. तो आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, प्रोड्यूसर कंपनी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम. सिर्फ जब आपने पढ़ा था, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, राइट, तो आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर जो पढ़ा था, राइट, 581 एंड ऑल दिस फ्रॉम कंपनीज एक्ट 1956. अब हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 13. So basically the most important part for all the students who have like completed their coaching 1 year before or so, right, and उसके बाद प्रोड्यूसर कंपनी में जो नया सेक्शन आया, कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होगा बट सेक्शन आपका गलत हो जाएगा अगर आप मेंशन कर रहे हो कंपनीज एक्ट 1956. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन फ्रॉम दिस चैप्टर. अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी पे. तो बेसिकली यहाँ पे सबसे कॉन्सेप्चुअल कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ओपीसी, जहाँ पे थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी, कंपेयर टू पब्लिक कंपनी, राइट. सो बेसिकली मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जा रही हूँ सारी कंपनीज को, राइट. सो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, जस्ट सो चैप्टर नंबर 2 पे अगर हम जाएं तो बेसिकली यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं लिख रही हूँ, आपको इतना पता होना चाहिए प्राइवेट कंपनी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. सर जब भी वर्ड प्राइवेट कंपनी आए तो वो 3 कंडीशन स्ट्राइक ऑफ हो जानी चाहिए कि एओए में 2 मिनिमम एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, राइट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड कैन आई से प्रोहिबिशन ऑन आईपीओ एफपीओ अल्टीमेटली पब्लिक इशू. ये 3 कंडीशन एकदम स्ट्राइक ऑफ हो जानी चाहिए, राइट. ये जो चीज़ हैं ये तीनों अगर स्ट्राइक होती है और ये चीज़ों को मुझे स्ट्राइक ऑफ करके अगर हटा देना हो तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन एज पर चैप्टर नंबर 12. या सो दिस इज समथिंग, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चल जाएंगे क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ. तो आते हैं फर्स्ट पे. अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ, पब्लिक कंपनी की बात करूँ कि किसी भी कंपनी की बात करूँ, बेसिकली अगर हम इनकॉर्पोरेशन करना चाहें तो कहना से ये ही प्रोसेस है, वेब बेस्ड सिस्टम स्पाइस प्लस, राइट. आई हैव सीन सम पीपल राइटिंग स्पाइस एंड प्लस फुल में लाइक दिस. प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. लेट इट बी स्पाइस प्लस लाइक दिस. एंड स्पाइस प्लस के पहले अगर हम चाहें तो स्पाइस प्लस में भी नाम एप्लीकेशन कर सकते हैं, पर पहले भी मैंने आपको समझाया है कि व्हेन आई पुट नेम इन द स्पाइस, अगर मैंने पहले से रन नहीं भरा होगा और मैं स्पाइस में नाम अप्लाई करूंगी तो हो सकता है कि मेरा नाम की वजह से पूरा इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर फ्लॉप जाए, मेरी इतनी सारी मेहनत फॉर्म भरने की फ्लॉप जाए बिकॉज मेरा नाम अप्रूव नहीं हुआ, राइट. मे बी नेम वॉज नॉट अवेलेबल. सो कैन आई से सेफ साइड के लिए बिफोर गोइंग फॉर स्पाइस यू शुड बेटर गो फॉर रन. कैन आई से बेटर गो फॉर रन एंड रन का फुल नाम है रिजर्व यूनिक नेम. अगर मैंने नेम रन यूज किया, लेट्स से नेम के लिए रन यूज किया, तो आप अब सब कुछ पढ़ चुके हैं तो 2 जगह पे होता है, फॉर इनकॉर्पोरेशन और कैन आई से फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज चेंज ऑफ नेम, राइट. दोनों के लिए यूज होता है. फर्क सिर्फ इतना है, इधर आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, अगर रन अप्रूव हुआ तो कितने दिन के अंदर अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देनी पड़ेगी, अप्रूवल कितने दिन तक रिजर्व रहेगी, 20 डेज. पर मैम यहाँ पे अगर अप्रूव होता है तो कितने दिन तक रिजर्व रहता है, 60 डेज. वाई सो, बिकॉज यू नो दैट ना नेम चेंज के लिए BM, BR, GM, SR एक्सेट्रा एक्सेट्रा और GM बुलाने के लिए भी 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, राइट. सो बेसिकली दिस इज 60, द फर्स्ट स्टेप रन. उसके बाद आएगा स्पाइस प्लस. उसके बाद आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके पास, जो पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए आपके पास, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7. एक बार ये हो जाए सबके पास डिजिटल सिग्नेचर्स, मेंबर्स की साइन लगेगी, राइट. एंड इसके साथ साथ आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा MOA एंड AOA. MOA AOA डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में एनीवे कवर्ड है. एक बार आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ रजिस्टर्ड ऑफिस, कैन ऐसे रजिस्टर्ड ऑफिस में आपके पास ऑप्शन है टू गिव कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑल्सो इफ यू डोंट हैव ऑफिस एड्रेस राइट नाउ.
यस, सो अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिए, लेट्स से मैम वही दिया है अभी, तो विद इन हाउ मेनी डेज आपको INC-22 भरना ही पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन से, क्योंकि आपने अभी तक एड्रेस नहीं दिया है, सिर्फ अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया है। तो कितने दिन में आपको? 30 डेज में। कहाँ से मैम? इनकॉर्पोरेशन। पर मैम मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑफिस है, आई डोंट हैव टू गिव माई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो मैं तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही रजिस्टर्ड ऑफिस दे दी। तो जैसे ही मैंने अपना रजिस्टर ऑफिस दिया, वो मुझसे क्या मांगेंगे? वो मुझसे प्रूफ मांगेंगे। किस बात का? एड्रेस का। तो एड्रेस के प्रूफ में क्या जाएगा? अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है तो ओनरशिप डीड, अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो रेंट डीड, और अगर रेंट डीड है साथ साथ में आप चाहो तो NOC ऑफ लैंडलॉर्ड, कैन आई से दैट? ये चीज़ें अटैचमेंट में जाएगी। करेक्ट। एक बार ये सब रेडी हो गया, स्पाइस प्लस के फॉर्म्स को अपलोड कर दो, राइट। एक बार पेमेंट हो गई, आपको मैक्सिमम 48 आवर्स लगते हैं। एक बार नाम अप्रूव होता है फिर तो बाकी बचा वैसे भी प्रोसीजर है, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यस, और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, कहने से वहाँ से 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको COC लेना पड़ता है बाय फाइलिंग वन मोर फॉर्म गिविंग अ डिक्लेरेशन कि जितने भी शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया था उनके पैसे आ गए हैं। दैट डिक्लेरेशन यू हैव टू फाइल जस्ट टू गेट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। यस, ओके। अब एक नया चीज़ कराने जा रही हूँ, सबका फोकस हियर। ये चीज़ देखो स्पेसिफिकली कहीं बुक में नहीं दे रखी है, क्योंकि ये पुरानी चीज़ है, जा चुकी है, आई मीन ख़त्म हो चुका है ये चीज़ ऑलमोस्ट। बट क्योंकि एक अटेम्प्ट में पूछा गया था, राइट, एंड आई वांट यू टू, एंड मैंने ये चीज़ ऑलरेडी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट वीडियो में कवर किया था, बट बिकॉज वी आर मीटिंग एंड इट इज़ अ रिविजन, तो आई वुड लाइक टू कवर दैट स्पेसिफिकली वन थिंग। ये चीज़ आपने सुनी होगी, एक्टिव कंप्लाइंट कंपनी। मैं डॉर्मेंट और एक्टिव कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने क्या लिखा है? एक्टिव कंप्लाइंट कंपनी। अब थोड़ा इधर ध्यान से सुनना, थोड़ा कहने से आज की तारीख में जिस तरह से रूल्स बदल रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, कंपनीज आर गोइंग इनटू मोर स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ कंट्रोल और रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। यस, मोर रेगुलेटरी थिंग्स आर कमिंग अप। बट मैम एक ज़माना था, एक टाइम था जहाँ पे इतने रेगुलेशंस नहीं होते थे, बिंदास लोग आराम से ऐसे पैसे वैसे दे के कंपनी बनवा लेते थे। आज की तारीख में इतना ईजी नहीं है। पर मैम जो पहले कंपनी बन गई और आज भी चल रही हैं, राइट, कहने से उनको तो जल्द से ही हो गए, उस टाइम पे बन गई थी। हैपेंस, या उस टाइम पे सब इजी था, सुना है ना, राइट। सो गवर्नमेंट ने 2019 में, ईयर 2019 में एक नया फॉर्म लाया, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं INC-22 एक्टिव। मतलब मैं इसको सिंपल ऐसा बोलूँगी, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म क्या है? INC-22 जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म है। जब भी आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अपना एड्रेस नहीं देते हो तो INC-22 भरना पड़ता है, एंड दैट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस गिविंग एड्रेस टू ROC। सो गवर्नमेंट एक नया चीज़ लाया, एवरी कंपनी, ध्यान से सुनना, एवरी कंपनी जो 2017 के पहले रजिस्टर हुई है, ये फॉर्म आया कब? 2019 में आया। कब? 2019 में। और गवर्नमेंट ने बोला 2017 के पहले जितनी भी कंपनी रजिस्टर हुई है वो फ्री में एक फॉर्म भरेगी, फ्री में एक फॉर्म भरेगी जिसको हम बोलेंगे एक्टिव फॉर्म। और एक्टिव फॉर्म में आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ वापस से एक बार ROC को देना है फ्री में। मैम मेरी कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है, बताओ देने की ज़रूरत है? हाँ या ना? मेरे लिए फॉर्म है ये? माई कंपनी गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन 2018, क्या ये फॉर्म मेरे लिए है? हाँ या ना? नहीं मैम, वो फॉर्म मेरे लिए नहीं है। कहना ऐसे 17 के पहले जो लोग रजिस्टर हुए उनके लिए ही ये फॉर्म है। करेक्ट मैम, भरना पड़ेगा सबको, बिल्कुल भरना पड़ेगा। अगर आप दिसंबर 17 के पहले रजिस्टर्ड हुए हो तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा कंपलसरीली, और ये फॉर्म एकदम फ्री है। आपको सिर्फ अपनी एड्रेस को वेरीफाई करना है, बिकॉज एक ज़माना था जहाँ पे लीगल प्रूफ, लीज डीड, ओनरशिप डीड ये सब कंपलसरी नहीं था। तो मैम ऐसे तो बहुत सारे कंपनी को जल से पड़ गए जब रजिस्टर्ड हो गई, नाउ व्हाट? सो आपको एक फॉर्म भरना है एक्टिव, और एक बार आप ये फॉर्म भर दोगे तो आपका जब भी आप ROC में अपना डेटा सर्च करोगे अपनी कंपनी का, तो उसके बाजू में एक चीज़ लिखा आएगा, एक्टिव कंप्लायंट कंपनी। अब रिसेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, नॉट इन दिसंबर, मे बी बिफोर, एक क्वेश्चन पूछा गया था इन आई बिलीव लास्ट जून अटेम्प्ट में,
कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्या गवर्नमेंट कंपनी को एक्टिव फॉर्म का कंप्लायंस की जरूरत है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इज इट रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट कंपनी, तो ऐसा पूछा था कि एक्टिव फॉर्म गवर्नमेंट को भरना है कि नहीं, गवर्नमेंट कंपनी को भरना है कि नहीं। मुझे एक बात बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट समझाते वक्त क्या मैंने कहीं पे भी ऐसा बोला सिर्फ इतने टाइप की कंपनीज को करना है? दूर दूर तक बोला। तो कहने से इसको बोलते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन। पता है इंस्टीट्यूट को कि 50 स्टूडेंट भी होंगे ना, उसमें 10 का दिमाग तो फिरेगा गवर्नमेंट देख के कि यार इनको तो एग्जामिशन हो सकता है, भले फिर लॉ में ना लिखा हो पर वो अपना लॉ बना लेंगे। और इंस्टीट्यूट को इतने 10 स्टूडेंट को माइनस करना इजी पड़ जाएगा, सिंपल एज दैट। कैन आई से दैट इंस्टीट्यूट को पता है बिंदास 10 स्टूडेंट अपना लॉ बनाएंगे। यार ये तो गवर्नमेंट कंपनी है, भले मैम ने नहीं पढ़ा है, भले किसी बुक में नहीं देखा है, बट दे कैन इजीली मेक इट, एंड दैट्स वेयर confusion starts. So basically this question when asked in June, so many student texted me, मैम गवर्नमेंट में कम के लिए ये एग्जाम्प्ट ना, गवर्नमेंट के लिए ये एग्जाम्प्ट ना। मैंने एक ही आंसर दिया, मैंने कभी किसी को एग्जाम्शन नहीं पढ़ाया था, पता नहीं कैसे बन गया, क्योंकि वो वर्ड गवर्नमेंट था। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। एक्टिव फॉर्म वॉज came in 2019 for all the companies who incorporated till 17, तो 17 के पहले और 17 तक इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी को ये फॉर्म फ्री में भरना है। मैम अगर फ्री में नहीं भरा तो डेडलाइन खत्म होने के बाद पेनल्टी कितनी थी? 10,000 रुपये। और इसके साथ साथ आरओसी आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। सिंपल एज दैट वन कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू ऐड। क्लैरिटी विद दिस। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं, क्या ये एवरी ईयर भरना है? नो, इट वॉज ओनली वन टाइम, दैट्स ऑल, खत्म। तो कहने से ये फॉर्म 2019 में आया, ऑलमोस्ट कंपनी ने आज की तारीख में अपने फॉर्म भर दिए होंगे। वी आर इन 2022। यस, कहना से ये फॉर्म भी कोई फॉर्म होगा, जो लोग डिफॉल्टर हैं वो भरते रहे, पर बाकी इसका एवरी ईयर तो करना था नहीं। तो ये एक नई चीज़ आई थी इन 2019। एक और चीज़ करवा रही हूँ, वो भी नया आया था, डिन KYC, जिसको हम बोलते हैं DIR3 KYC। आपने कंपनी लॉ में फॉर्म भरा है, पढ़ा है, DIR3 इज फॉर डिन एप्लीकेशन, करेक्ट? सेक्शन 153 एप्लीकेशन फॉर डिन पढ़ा है ना, कंपनी लॉ में पढ़ा है। सो इसी तरह से एक नया फॉर्म आया, DIR3 नहीं है, DIR3 KYC है। मतलब मैम जिनके पास ऑलरेडी डिन है, तो क्या पता लोग फेक अपने वर्कर्स का बनवा लेते हैं, अपने मेड के नाम पे कंपनी खुलवा लेते हैं, अपने प्यून्स के नाम पे कंपनी खुलवा लेते हैं। लेट्स जस्ट री-वेरीफाई द डिन्स, एंड दैट्स वेयर 2019 में एक और नया चीज़ आया था एक्टिव के साथ साथ, DIR3 KYC, दैट इज जो भी डायरेक्टर के पास डिन है, every year, I repeat myself, every year on or before 30th of September आपको एक फ्री में फॉर्म भरना है, जिसको हम बोलते हैं DIR3 KYC। अगर फ्री में भरना है तो 30 सितंबर तक भर दो, नहीं भरा तो उसके बाद ये जो आपका डिन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और डीएक्टिवेट हो जाएगा तो मुझे बताओ, क्या कंपनी लॉ किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी इंसान को बिना डिन डायरेक्टर बनने की परमिशन देता है? Can I say by default you will be out from the directorship? By default you will be out from the directorship. Can I say that? Yes. So रात को 12 बजे सारी कंपनी जहाँ जहाँ आप डायरेक्टर थे सब में से बाय डिफॉल्ट आउट हो जाओगे, बिकॉज विद नॉट हैविंग डिन इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। So basically 30th September is last date every year, 31st मार्च को ईयर खत्म होता है, 6 महीने में ये फॉर्म भर दो, फ्री है। मैम नहीं भरा तो डिन डीएक्टिवेट हो गया तो रीएक्टिवेट करने के भाई पैसे लगते हैं 5,000 रुपये। दिस 2 थिंग्स न्यू, एक्टिव एंड DIR3 KYC। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ये रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन है, ये इंसान के डिन का वेरिफिकेशन है। फ़र्क इतना है कि ये वंस है और ये एवरी ईयर है। Important from chapter number 2, 3 or covering your company law also. Clear everyone? जाऊँ थोड़ा नेक्स्ट पे। ओके, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जाएंगे OPC पे। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप जानते हो रेसिडेंट का मतलब डेफिनेटली 182 डेज होता है, पर जब मैं OPC की बात करूं तब रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है?
120 days. To all those students who joined coaching way earlier, did not give attempt whatever, अगर आपको ये अमेंडमेंट नहीं पता है तो नोट डाउन करना. ओपीसी में रेसिडेंट की कंडीशन 182 नहीं 120 है, एंड दिस अमेंडमेंट केम बिकॉज ऑफ फाइनेंस बिल. सेकेंड, एक टाइम था जब ऐसा लिखा था कि ओनली इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी. आज की तारीख में सिर्फ वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी नेचुरल पर्सन प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूँ ना, इंसान प्लस वो इंडिया में 120 डेज रहा हो तो डेफिनेटली ओपीसी खोल सकता है. इसके लिए उसको इंडियन सिटीजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो एक टाइम पे हुआ करता था. यस, एंड अगर आप ओपीसी खोल रहे हो तो डायरेक्टर कैन बी मिनिमम 1 डायरेक्टर और मोर देन 1 नो प्रॉब्लम. बट ओपीसी पर्सन इज रेफर्ड टू मेंबर, तो कहने से मेंबर तो सिर्फ 1 ही हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता. यस, तो फिर वो ओपीसी नहीं रहेगा. एंड अगर आप मेंबर रख रहे हो, मेक श्योर आपको उसका एक ओनली 1 नॉमिनी भी रखना है. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एक इंसान 2 ओपीसी में मेंबर हो सकता है, यस और नो? नो. क्या एक इंसान 2 ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, यस और नो? नो. नो, 2 में नॉमिनी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. 2 में मेंबर नहीं, 2 में नॉमिनी नहीं. पर मैम एक में मैं मेंबर हूँ, दूसरे में मैं नॉमिनी हूँ, तो चलेगा ना? तो चलेगा. तो मैम ए करके ए बी सी एक ओपीसी है, पी क्यू आर भी एक ओपीसी है. मैम इधर मिस्टर ए इज द मेंबर, आई रिपीट, ए इज अ मेंबर, उसका नॉमिनी है पी, तो पी यहाँ पे नॉमिनी है. मैम यहाँ पे पी मेंबर है और क्यू उसका नॉमिनी है, तो कहना से यहाँ पे ये मेंबर है, यहाँ पे नॉमिनी है, चलेगा? ये तो बराबर है ना? मैम ए का एक्सीडेंट हो गया, ए डाइड, अब पी प्रमोट हो जाएगा टू मेंबर, अब चलेगा? नो मैम, इट्स नॉट पॉसिबल. 2 जगह पे आप मेंबर नहीं हो सकते. सो यू हैव 6 months टू डिसाइड विच ओपीसी यू वांट टू कंटिन्यू एज अ मेंबर. बाकी जो आप कंटिन्यू करो ठीक है, बाकी में आपको नॉमिनी लाना पड़ेगा, शायद नॉमिनी को मेंबर, मतलब जिसको भी मेंबर बनाना है डिसाइड करो कितने टाइम में, 6 months में. ओके, वन मोर थिंग, एक ज़माना था, एक टाइम था, एवरीवन दोज हु आर ओल्ड स्टूडेंट्स, मेक श्योर दिस इज अमेंडमेंट फॉर यू. जो न्यू होंगे, जो रीसेंट हमसे पढ़े, उनको ये चीज़ पता है. सो बेसिकली एक टाइम था जहाँ पे ओपीसी पे एक लिमिटेशन लगाई थी कि भाई तुम 2 साल तक अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते. तुम 2 साल तक अपने आप को तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते. एंड 2 साल में अगर गलती से भी तुमने 50 लाख का कैपिटल क्रॉस किया या 2 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया, तो तुमको कंपल्सरीली, मैंडेटरीली ओपीसी स्टेटस छोड़ के नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या नॉर्मल पब्लिक बनना पड़ेगा. कहना से वो मैंडेटरी कन्वर्जन हटा दिया गया है. कहना से मैंडेटरी कन्वर्जन अभी है ही नहीं. तो यू मीन टू से मैम, मैंने जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट की, मेरा जो टर्नओवर है, लेट्स से मेरी कैपिटल है लेट्स से 30 lakhs, मेरा टर्नओवर है 1 करोड़, सब सही चल रहा है. फिर मैम मैंने इसको 60 lakhs क्रॉस कर दिया. ओल्ड प्रोविजन ऐसा बोलता था 50 लाख क्रॉस होते ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, भले फिर 2 साल खत्म ना हुआ हो. पर आज की तारीख में ये पॉइंट हटा दिया है. सो नो मैंडेटरी कन्वर्जन्स, ओनली वॉलेंट्री कन्वर्जन इज देयर. तो कहना से मैम इसकी सीधी इफेक्ट चैप्टर नंबर 12 पे पड़ी, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स क्रॉस करवा दिए. न्यू स्टूडेंट की बुक में वो टॉपिक है ही नहीं और उनको मैंने क्लैरिटी दे दी है कि कन्वर्जन ये वाले नहीं है. पर अगर आपकी बुक में ओपीसी के कन्वर्जन है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, आपके पास ओल्ड बुक है, तो उसमें 2 होंगे, मैंडेटरी एंड यू कैन से वॉलेंट्री. मैंडेटरी को हटा देना और वॉलेंट्री में 2 साल की कंडीशन, मतलब 2 साल तक कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो भी हटा देना. आप जब चाहो तक कर सकते हैं. दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ओपीसी पॉइंट क्लैरिटी. अब वन मोर थिंग, क्या ओपीसी बैंकिंग बिजनेस कर सकती है? फाइनेंस बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्या ओपीसी ये वाले बिजनेस कर सकती है? बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इवन चैरिटी कर सकती है क्या? ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है?
नो। सो ध्यान देना, ट्विस्टेड का क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने बोला कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए कैसे ट्विस्टेड पूछा, इंस्टीट्यूट ऐसा ट्विस्ट कर सकती है, Mr. A, he's a natural person, resident of India, wants to incorporate OPC and want to start business of investment banking. तो कहना से वहीं पे अपने को रुक जाना है कि भाई ये नहीं हो सकता, तुमको प्राइवेट पब्लिक जो खोलना है खोलो, OPC नहीं खोल सकते. सो आई हैव टू कीप माई माइंड अलर्ट दैट विच टाइप ऑफ कंपनी दे आर टॉकिंग अबाउट एंड विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट. कैन आई से दैट? Yes, this is one more important point from the OPC's angle. उसके अलावा so ये कुछ अमेंडमेंट फॉर OPC. इसके अलावा अगर हम बात करें नॉमिनी, मैम जिसको मैंने नॉमिनी अपॉइंट किया अब वो मेरा नॉमिनी नहीं रहना चाहता है, क्या मैं बीच में चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? ऑफकोर्स यू कैन चेंज. तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना. INC3 जो फॉर्म है, अगर आपको फॉर्म याद रहते हैं ग्रेट, नहीं याद रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिस्क्राइब फॉर्म. कंसेंट ऑफ नॉमिनी आपको डालना पड़ता है ROC के साथ. जब आप OPC को इनकॉर्पोरेट करोगे उसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्म जाएगा INC3, दैट इज अ कंसेंट ऑफ नॉमिनी. मैम मेरा नॉमिनी अब 4-5 महीने हो चुके हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए, नाउ दे वांट टू लीव, सॉरी मिस्टर A हु इज अ नॉमिनी वांट टू लीव, नो प्रॉब्लम. कैन आई से पहले तो मुझे इसकी जगह पे दूसरा नॉमिनी भी लाना पड़ेगा, तो देयर इज अ चेंज. ये नॉमिनी जा रहा है, ये मुझे ROC को बताना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना. INC4 इज अ चेंज इन नॉमिनी. तो कैन आई से जो चेंज की मैं बात करूंगी उसके लिए मुझे ये फॉर्म भरना है INC4, जिसमें मैं ये बताऊंगी भाई मिस्टर A अभी नॉमिनी नहीं है मेरे, राइट, दैट इज INC4. और जब मैं मिस्टर A की जगह पे मिस्टर B को लेके आ रही हूँ, मिस्टर B की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो नया कंसेंट जाएगा वो INC3 में जाएगा. कैन आई से दैट? यस. सो बेसिकली दिस इज for the nominee part and this is about OPC part. So this is chapter number 2, प्राइवेट पब्लिक OPC एंड प्रोड्यूसर. जैसे कि मैंने बोला आई वुड लाइक टू गो ऑन द प्रोड्यूसर पार्ट स्पेसिफिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव लाइक कंप्लीटेड देयर कोचिंग विद अस फ्रॉम ईयर बिफोर और सो, ऐसा कुछ है 6 महीने पहले की बैच हैं अगर आप. सो मेक श्योर आपकी जो बुक में प्रोड्यूसर कंपनी होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा चेंज बता दूं, जो इवन मैंने सप्लीमेंट से भी कवर किया हुआ है आपके लिए, बट स्टिल जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, प्रोड्यूसर कंपनी मेक श्योर आपको ये सेक्शंस ऐड करने हैं, ये वाला कैंसिल करना है. दिस इज न्यू सेक्शन. आप देख सकते हो मैंने कंपनीज एक्ट 13 लिखा हुआ है, राइट, ना कि 1956. और आपको जो ऑब्जेक्ट लिखे थे यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर ये होना चाहिए, बाकी 1, 2, 3 सब सेम है, नो चेंज. तो मैम अगर हमको आंसर पूछे व्हाट इज प्रोड्यूसर कंपनी एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, आंसर सेम आएगा, सिर्फ ये बदलेगा. सो अगर आपकी बुक में ओल्ड सेक्शन है तो ये न्यू कर दो, और अगर आपकी बुक में कंपनीज एक्ट 1956 है स्पेसिफिकली फॉर दिस पार्ट, इसी पार्ट में 1956 चल रहा था, वो आपको चेंज करना है. एंड इसके साथ बाकी ऑल 12 पॉइंट सेम. इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया है कि मैम अगर प्रोड्यूसर कंपनी के पास बहुत सारा जनरल रिजर्व पड़ा हो तो ये जनरल रिजर्व को वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज अ रीसेंट थिंग एडेड बाय ICSI, राइट, दिसंबर 2021 के अटेम्प्ट के लिए न्यू टॉपिक ऐड किया, राइट, आफ्टर दिस अमेंडमेंट्स. एंड ये दिसंबर की जो सप्लीमेंट थी उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे है, आपको भी शेयर करी गई थी, उसके साथ ये चीज़ ऐड की गई, तब कराया था. न्यू स्टूडेंट को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, पर आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि ये एक छोटा सा एडिशन है. क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट प्रोड्यूसर. एंड इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ वे आई वुड से फॉरेन कंपनी में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, इस चैप्टर के लिए नहीं, बट जैसे कि अगर हम बात करें इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 2 अलॉन्ग विद दैट कैन आई से चैप्टर नंबर 11 के साथ में थोड़ा कंबाइन करूँ तो हमारा फॉरेन कंपनी बेस और इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री थोड़ा बहुत मिक्स होता है, और ये पूरा का पूरा
इकोनॉमिक लॉ में सबसे ज़्यादा काम आता है या उसका नॉलेज इस सब्जेक्ट में भी काम आता है? आपने जो भी चैप्टर नंबर 11 में एफडीआई के बारे में पढ़ा है वो इकोनॉमिक लॉ में है. Those who have completed group 2 know it. Those who are doing group 2 will get to know about this. Right. So ma'am, what is foreign company? Can I say incorporation? Incorporation in India or outside India? In India or outside India? जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ है? अच्छा, इन इंडिया. अगर आपका आंसर इन इंडिया आ रहा है तो फिर मैं उसको फॉरेन कंपनी क्यों बोलूँगी? इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया. मैम अगर इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया तो हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? कैन आई से बिकॉज दे हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया? कैन आई से दैट? और ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन फॉरेन में हुआ है पर उन्होंने इंडिया में भी अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस खोला है, तो इंडिया में आने के 30 डेज के अंदर अंदर इनको कैन आई से सेंट्रल मतलब दिल्ली आरओसी के साथ अपनी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी अबाउट देयर फॉरेन कंपनी स्ट्रक्चर एंड इंडियन बिजनेस स्ट्रक्चर. यस, दिस इज द आइडिया. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड जिस तरह आपने पढ़ा है चैप्टर चार्ज, जिस तरह आपने पढ़ा है चैप्टर डिबेंचर्स कंपनी लॉ का, जिस तरह आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट ये चैप्टर जो कंपनी लॉ में पढ़े हैं, कहने से वो सारे अगर इंडियन कंपनीज को एप्लीकेबल हैं तो भाई तुम तो एलियन हो, ऊपर से इंडिया में बिजनेस करने हैं, तो क्या हम तुमको बख्शेंगे? क्या हमारा लॉ ऐसा बोलेगा यार तुम तो फॉरेनर हो, चलो परदेशी कभी चले जाओगे, नो प्रॉब्लम, तुम फॉलो मत करो? क्या ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स बेनिफिट देना होगा तो हम पहले इंडियन कंपनीज को देंगे ना, राइट? सो अगर इंडियन कंपनीज को एप्लीकेबल है तो तुमको तो बाय डिफॉल्ट फॉलो करना है. तो कैन आई से ऑल दिस सेक्शंस आर जनरली मुटेंडिस अप्लाई. ये आपने पढ़ा है और ये सारे सेक्शंस अब तो आप पढ़ भी चुके हो कंपनी लॉ में. यस. अब एक क्वेश्चन था मैम, एसबीईसी में जो ये पेपर है उसमें केस स्टडीज का कितना पोर्शन रहता है? क्या इसका कोई आंसर हो सकता है? नो. सी इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंस्टीट्यूट. और इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ट्रस्ट में इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. इट्स टोटली प्रोफेशनल कोर्स में जनरली कोई ब्लूप्रिंट होती नहीं है. जब इंस्टीट्यूट का मर्जी होगा तब वो उसको वैसे बदल सकते हैं. बट बेसिकली मैं ऐसा बोल सकती हूँ, आप 50-50 या 40-60 का रेशियो लेके चल सकते हो. केसेस होंगे जहाँ पे, और पहले भी मैंने ये चीज़ बताया है कि केस एंड थियोरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. अगर थियोरी में स्टोरी डाल दो तो वो केस बन जाता है. कैन आई से दैट? ये मैंने पहले भी बोला है. अगर किसी भी थियोरी क्वेश्चन में स्टोरी ऐड कर दो तो फिर वो बोलेगा कि यार ये तो क्या हो गया, केस लॉ हो गया. मिस्टर ए वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस बट ही इज कंफ्यूज्ड एंड एज यू आर अ प्रोफेशनल सजेस्ट हिम विच बिजनेस इज सूटेबल एज पर द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर हिम. बन गया केस लॉ. और अगर इसको थियोरी पूछना हो तो आई कैन सिंपली आस्क what points to be considered about capital while starting the business. That's a theory question. So अगर आपके concepts clear हैं तो चाहे पेपर MCQ हो, केस स्टडीज हो, थियोरी हो, doesn't really make any difference. पर अगर केस लॉ है तो पहले भी बोला है प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में आंसर लिखना है. मैं अभी भी बोलूंगी पैरा से ज़्यादा एरोस मोर सुटेबल बिकॉज इट गेट्स ईजी फॉर द चेकर टू चेक. और चेकर इंसान है, अगर इंसान को कोई चीज़ इजी लगती है तो ऑफकोर्स मार्क्स अकॉर्डिंगली आएंगे. सो आई वुड सजेस्ट गो विद द पॉइंट्स, राइट? सो चैप्टर नंबर 2 को एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से देखते हैं. सो बेसिकली 3 कंपनीज, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी. इंट्रोडक्टरी पार्ट जैसे कि मिनिमम प्रमोटर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए. इसके अलावा वी नो दैट एक और कॉन्सेप्ट दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कैन ऐसे ये वाली जो कंपनी है जिसमें 2 फोल्ड लायबिलिटीज हो सकती है, जिसमें अगर हैविंग शेयर कैपिटल रहा तो अभी आपको शेयर की लायबिलिटी देनी पड़ेगी, पर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो गारंटी का अमाउंट भी देना पड़ेगा. और मेरा क्वेश्चन, मैम कोई भी गारंटी लिमिटेड कंपनी हो तो वो गारंटी का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ कब मंगवाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ कब मंगवाया जा सकता है? when we can call guarantee amount only and only at the time of winding up, no other time. पर मैम शेयर कैपिटल के लिए वाइंडिंग अप करना ज़रूरी है क्या? वो तो कभी भी मंगवाई जा सकती है ना, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द कंपनी एज वेल. कैन आई से दैट?
Yeah, that's the most important point. Do focus on that. And company limited by shares, जिसमें simply liability of the members are limited up to the unpaid amount of share capital. और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज भी हो सकता है ना? डेफिनेटली हो सकता है. हमारा सेक्शन है 2 क्लॉज 92, राइट. अनलिमिटेड कंपनी जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. हाँ, आज के ज़माने में कोई अनलिमिटेड कंपनी जाता नहीं है, बट स्टिल दैट कैन बी अ कॉन्सेप्ट. सो दैट इज इनिशियल पार्ट. इसके अलावा फिर आता है प्राइवेट कंपनी और उसका इनकॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको बेसिकली दोनों कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट सेम है, राइट, जो मैंने आपको सिखा दिया, स्पाइस एंड अबाउट दी फॉर्म्स. इसके अलावा पब्लिक कंपनी, सेम थिंग. ओपीसी पूरा डील किया, जिसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हैं, 120 स्पेसिफिकली. एंड जिस तरह यहाँ पे लिखा था प्रिविलेजेस गिवन टू ओपीसी, मुझे याद है जब मैंने पढ़ाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिमाग में डाउट था कि इसका क्या मीनिंग है. तब कंपनी लॉ पूरा खत्म नहीं हुआ था. कहने से आज की तारीख में अगर आप ये पढ़ने बैठो, यू डोंट हैव टू गो विथ मोर डिटेल बिकॉज यू नो दैट दिस इज रिटन इन द कंपनीज एक्ट कि ये वाला ऑप्शन ओपीसी के लिए नहीं है. कैन आई से दैट दिस इज नाउ डन विद द कंपनी लॉ, सो बिकेम ईजी. करेक्ट. सेम वे आपने कंपनी लॉ की बहुत सारी प्रोविजन में ऐसा पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी को ये चीज एग्जेम्प्ट है. यस, सो वही तो बेनिफिट्स हुए. सो नाउ इट इज इजी, दैट इज बेनिफिट्स. अगर बेनिफिट्स पूछे जाते हैं तो 5 मार्क के क्वेश्चन में 7 to 8 बेनिफिट्स यू शुड बी एबल टू राइट. ओपीसी को जनरल मीटिंग्स करनी पड़ती है, हाँ या ना? हाँ या ना? ओपीसी को जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, यस और नो? ओके. ओपीसी में एजीएम का नोटिस कितना दिन पहले जाना चाहिए? हाउ मेनी डेज बिफोर एजीएम नोटिस विल बी गिवन बाय ओपीसी? हाउ मेनी डेज बिफोर? करेक्ट मैम, नो नीड. जब जनरल मीटिंग ही नहीं तो नोटिस किस बात की? ओके. ओपीसी को बोर्ड मीटिंग के सेक्शन से एप्लीकेबल है, यस और नो? बोर्ड मीटिंग के सेक्शन से एप्लीकेबल है, यस और नो? जो लोग मुझे आंसर नो दे रहे हैं ना, वो थोड़ा यहाँ पे फोकस करें. जब मैंने ओपीसी की बात की तो मैंने ऐसा लिखा मिनिमम 1 डायरेक्टर और इट कैन बी मोर, बट मेंबर एक ही हो सकता है. तो कैन आई से आपका आंसर ये होना चाहिए, यस मैम, इट इज एप्लीकेबल व्हेन द डायरेक्टर इज मोर देन 1. मेंबर कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, पर डायरेक्टर तो 3 4 5 भी हो सकते हैं ना, टू मैनेज द कंपनी. यस. सो बेसिकली क्या ओपीसी को बोर्ड मीटिंग के सेक्शन से एप्लीकेबल है? यस मैम, इफ देर इज मोर देन 1 डायरेक्टर, अदरवाइज नो. बट इफ एजीएम ईजीएम, ऑफ कोर्स नो, नो एप्लीकेबल, बिकॉज दैट sections are you can say specifically exempted to OPC because OPC is having only one member. So that is about OPC. इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निधि कंपनी, याद आया? बहुत अच्छी हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दी है निधि के लिए स्पेसिफिकली. यस, स्पेसिफिकली निधि के लिए ड्राइव में वो नोट है, राइट, ऑलरेडी है वो नोट. सो बेसिकली निधि के लिए जो मैंने क्लास वर्क किया है, अगर आप उतना भी रेफर करो मोर देन इनफ है. उसके अलावा मैम निधि की शॉर्ट नोट पूछ ली जाए तो क्या करने का? तो आपको ये आना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, दिस पॉइंट्स. अगर आप ये पॉइंट्स को कवर करो तो कहने से आपके बहुत सारे निधि के पॉइंट्स कवर हो जाते हैं. ये वाले निधि के बारे में ऑलमोस्ट आ जाएगा. Yes, this points. So this is something covering almost about निधि कंपनी, right? About the लॉक फैसिलिटी, कितना कैपिटल होना चाहिए, प्रेफरेंस हो सकता है कि नहीं, राइट, सिर्फ इक्विटी होगा, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पॉइंट्स. बाकी जो बचे ना वो थोड़े हैवी पॉइंट्स है, लाइक अबाउट लोन, अबाउट इंटरेस्ट, बट दैट पॉइंट स्टिल, अगर आप वो नोट रेफर कर रहे हो ग्रेट. अगर आप नोट मतलब हैंड रिटन बोर्ड वर्क जो मैंने किया है, राइट. अगर आप रिकॉर्डिंग स्टूडेंट हो तो आपको जब मैंने जिस नोट में से समझाया था हैंड रिटन नोट, वो आपके लिए बेस्ट है, राइट. बट दैट कैन बी एन ऑप्शन. आप ये चाहो तो बिल्कुल ये रेफर कर सकते हो, बट दिस इज निधि एंड producer as I mentioned before and foreign company. And with this chapter number 2 done. Any query with chapter number 2?
So keeping chapter number 2 till here.